कवि हूँ जी। पहले आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गीतकार नहीं हूँ। आप मुक्त हो जाएं, तनाव रहित हो जाएं। दूसरा विश्वास ये दिलाता हूँ कि मैं अच्छा कवि हूँ। आइए, क्रम में हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा सबने। जिन लोगों को पुरस्कार मिला हाँ, उनको बधाई देता हूँ। विष्णु सक्सेना जी की बहुत तारीफ की सुमन दुबे जी ने, उन्हें 51,000 का पुरस्कार मिला है। मुझे अगर ये 11,000 भी दे देते तो इससे अच्छा विष्णु सक्सेना के बारे में मैं कह देता। ऐसे पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं डॉक्टर। आइए, मस्ती में रहिए, बहुत तनाव हो गया। सड़क रास्ते जाम कराकर, हाँ, सड़क रास्ते जाम कराकर, सड़क रास्ते जाम कराकर, हाँ, जलवा अपने नाम कराकर, ओहो, सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। जय हो, क्या बात है। सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। अजय अंजाम ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। उनको काव्य पाठ करते हुए जब मैं देख रहा था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अब चेतक को देखने की क्या आवश्यकता है। चेतक को बहु कविता में उतार दिया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं व्यंग्य की भाषा का बहुत छोटा सा कवि हूं। बहुत दिनों के बाद आपके शहर में आया हूं। ये विष्णु जी की मोहब्बत है कि मुझे बुला लिया, वरना कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ऐसे छोटे कस्बों में आना नहीं हो पाता। आज की रात आप मुझे ढंग से सुन लीजिए। स्वागत भाई। व्यंग्य की भाषा का कवि हूं। व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए और बात वहीं पहुंचे जहां पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वागत। मैं आपको बताता हूं व्यंग्य क्या है। मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। सुनना आप, मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। वाह। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप लोग तालियां बजाओ, नहीं बजा रहे हैं लोग, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं आप लोग सब अच्छे संभ्रांत लोग हैं। कोई ताली बजाने वाले लोग थोड़ी हैं। समझ गए ना आप लोग? व्यंग आ गया समझ में? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको फिर समझाता हूं। समझ जाओ तो मुझे समझाना कि आप व्यंग समझ गए। बस यहां से सुनिए। महिलाएं बैठी हुई हैं, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि की जो बारीकी है, उस बारीकी पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। हमारी भाभी जी कहाँ है? वंदना भाभी, आपको समर्पित करता हूं। इधर बैठे हैं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। रहने दे, आ रहे हैं। आजा 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 आजा। तुम लोग, अरे रुको रुको, तुम लोगों ने आजा आजा, चूको मत चौहान। पहले बात तो सुन लो यार। तुम लोगों ने माला छोटी बनाई है, मेरी टोपी बड़ी है। ना माने तो पहना के देख लो। आएगी आएगी आएगी, आ गई। कोई बात आया। सिकंदराव में क्या पुरुषों को ही माला पहनाते हैं क्या?
समझ गए आप लोग व्यंग? समझ गए ना सब लोग? अच्छा, नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। आनंद लीजिए आप, एक मस्ती का आनंद लीजिए। ये वो चीजें हैं जो मेरा अपना क्रिएशन है। एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देख करके एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। मल्लिकाए हुस्न। महिला को तुरंत देख करके बोला कि हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार अपने हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके पति ने उसे डांटा। बोले इसे 5 नहीं पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। समझ गए ना आप लोग? सबकी समझ में आ गई ना? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आई उनको मैं फिर समझाता हूँ। मैं आपको तब तक समझाऊंगा कि आप समझ जाओ कि व्यंग होता क्या है। हास्य व्यंग के तमाम तुमने नौटंकीबाज और चुटकुलेबाज सुने होंगे, लेकिन ये हास्य व्यंग होता क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबकी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। हमारी सरकारों पर तमाम आरोप लगते हैं कि सरकारें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। सरकारों की लंबी लंबी कविताएं 5-5 किलोमीटर की लिख देती हैं। सरकार क्या करे? सरकार सब कुछ कर रही है। अभी हमारी सरकार ने पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। समझ गए ना? समझ गए आप लोग? सब समझ गए? अच्छा, नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। हाँ। जहां मेरी दृष्टि गई है, महिलाएं जहां बैठी हुई हैं, एक समाज का जो सबसे बड़ा कोण है वहां मेरी दृष्टि गई है। उस दृष्टि पर अगर आप समझ जाओ तो जरा थोड़ा तालियों से इस पूरे माहौल को जिंदा करना। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख देते। आया समझ में? आ गया सबकी समझ में? आ रहा है। नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूं। और दोस्तों, ये वीर रस का विषय नहीं है। जहां मेरी फिर दृष्टि गई है, उस दृष्टि पर अगर हिंदुस्तान के 72 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर तमाचा मैंने मार दिया हो तो सिकंदराऊ के लोगों, उस तमाचे की गूंज में इस हॉल में सुनना चाहता हूं। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, समर्थन करने की ताकत आप दीजिए। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। जय हो। समझ गए ना आप लोग? हाँ। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है और इससे ज्यादा इस देश में व्यंग क्या होगा। हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं। हाँ। और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, हंसने की बात। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में लोगों ने तमाम तरह की बातचीतें की। मैंने उनके बारे में कभी भी अनाप शनाप नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ। इज्जत इसलिए करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। जब वो लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूँ। हाँ। और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों, आज की रात अगर मुझे जाना जाए तो केवल एक व्यंग से जाना जाए। हाँ। इससे बड़ा लोकतंत्र में व्यंग नहीं हो सकता। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं, वाह, जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। वाह, बढ़िया।
सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। और एक व्यंग मेरी तरफ से ले जाइए, आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान पर इससे तीखा व्यंग नहीं किया जा सकता। बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। ओए गजब। वाह, समझ गए ना आप लोग व्यंग क्या होता है? अभिनंदन। ये सब चलता रहेगा। ये क्या, ये सब चलता रहेगा। देश की स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। देश में बहुत विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, और तो और हमारा अच्छा वाला हबीबगंज था वो रानी कमलापति कर दिया। कसते हुए करारा तंज, कसते हुए करारा तंज। मैंने कहा और सुनाओ मिस्टर हबीबगंज। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा और सुनाओ मिस्टर हबीबगंज। सरकारी सिस्टम से नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बन के कैसा फील कर रहे हो? सरकारी सिस्टम से नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बन के कैसा फील कर रहे हो? बोला भाई साहब गजब का विकास हो रहा है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर दिया। लोग समझ रहे हैं विकास हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि काम नया है, टेंडर बदला है। मैं अपने आंसू कहाँ गिराऊं, मेरा तो जेंडर ही बदला है। ये देश। आइए मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ, समय कम है और ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। एक इजाजत दे दीजिए, एक अच्छी सी कविता सुना दूं। स्वागत। विष्णु सक्सेना जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं इन कवियों का सबका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मेरे निवेदन पर सीधे आ गए। सच तो ये है इन्होंने पूछने का अवसर ही नहीं दिया। हम समझ गए। एक कविता सुन लीजिए। स्वागत। सच में मजा आ रहा है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं कवि सम्मेलन के लिए नहीं आया, मैं तो घर में आया हूँ मौज मस्ती के लिए। एक कविता सुन लीजिए। ऐसा कहा जाता है, सुमन कह रही है सभी आए हैं, तुमको तो 51,000 मिले हैं, हमसे पूछो आप। तुम्हें क्या मालूम ये चेतक कहीं और होता तो कितने का बिकता। मेरा छोटा भाई बैठा है विपुल, बहुत अच्छा रचनाकार है, सांगबाड़ा बांगड़ की धरती से। उसकी उपस्थिति को एक कविता सुन लीजिए, मेरी इन दिनों की बड़ी चर्चित कविता है। उससे पहले एक छोटी सी कविता और सुन लो, वो मेरा मन है। स्वागत। ऐसी संगतें आप लोग करते रहा करिए। साहित्य संस्कृति की रक्षा के लिए ये जल्द से जरूरी है। और संगत से क्या है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षार्थ बड़ा काम करते। संगत के बड़े असर हैं और संगत का ये असर है, सिकंदराऊ के पढ़े लिखे लोगों, मैं आपको अपनी हिंदू माइथोलॉजी में लेके चलता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए थे तो संगत का असर ये था कि उनका पालतू कुत्ता तक उनके साथ स्वर्ग गया था। ये दृष्टांत आपने सुना है। इस दृष्टांत को याद रखो। और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग छोटा था, उसके बाद एक रचना। स्वागत। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। ताली बजानी पड़ती है ऐसी इन पे है नहीं है। मतलब हम विष्णु जी के कहने पे आ गए तो आप ताली भी नहीं बजाओगे।
खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। हाँ। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पे गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। हाँ, वाह। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैलचित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद, सलीका, गजब। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे। भाई वाह। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। कविता खत्म हो गई, तालियां बजाओ। मेरा बहुत प्यारा दोस्त बैठा है सूल, देवेंद्र दीक्षित सूल। मैं इस सिकंदराऊ को सूल के नाम से जानता हूं, विष्णु से तो बाद में दोस्ती हुई है। ऐसा मैं घर से सोच के निकला था कि ऐसा कहूंगा ताकि सूल जी का थोड़ा सा तो वजन बढ़े। बहुत प्यारे मित्र हैं। पौरुष जी, बलबीर सिंह पौरुष जी नहीं रहे ना, उनको भी, उनकी भी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। एक कविता सुन लीजिए। हाँ। मेरी इन दिनों की बड़ी चर्चित रचना है, रचना का शीर्षक है लाल किला। दोस्तों संजीदा होकर सुनना। जिस तरह आपने मेरे हास्य व्यंग का आनंद लिया है, संजीदा कविता पर आपकी मुखरता जरूर चाहूंगा। स्वागत है। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। 72 साल हो गए हमको उस भाषण को सुनते सुनते। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही के वही रहते हैं, बस लोग बदलते जाते हैं। सच कहा, वाह। एक आदमी ने ताली बजाई, उन्हीं की समझ में आई। आप भी रहने दीजिए, वरना ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर की बिजली का लोड एक ही जनरेटर पे आ गया है। उन भाषणों में विकास की जो गंगाएं बही जाती हैं, हाँ। वो हमारे और आपके घरों में आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। मैं आपको 72 साल का वो हिसाब किताब इशारों में समझाने आया हूं। बड़े आरोप लगते हैं कवि सम्मेलनों के मंच पर, विष्णु जी और हम 30-32 साल के दोस्त हैं, कि आजकल कविताएं मंचों पे नहीं रही। मैं कहता हूं आया करिए, जब तक विष्णु जी जैसे लोग, हम जैसे लोग इस डाइस पे बैठे जैसे लोग हैं, तब तक आया करिए, अभी कविताएं जीवित हैं, बाकी हैं। आपने देखा इस मंच से रात भर में कोई फालतू बात हुई हो? फालतू बात की शुरुआत मंच नहीं करता है, फालतू बात की शुरुआत करते हैं श्रोता खुद। आप अच्छी बातों को सराहना शुरू कर देंगे, लोग अच्छी बातें कहना शुरू कर देंगे। जिंदाबाद। बस खामोशी तोड़ना मेरी जिंदगी की बहुत कीमती कविता। स्वागत है। सब लोग पहली बार सुनेंगे। आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? हाँ। आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है।
आजादी आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। वाह। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। वाह। आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 71 सालों से माथा पीट रहे हैं। याद करो, पिछली साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। वाह। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। वाह। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर आप भगीरथ हो, हुजूर आप भगीरथ हो, हुजूर आप भगीरथ हो। अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। दोस्त, हिंदुस्तान की राजनीति के 71 साल का चरित्र खींचता हूं इशारों से। पढ़े लिखे लोगों, कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, हौसला देने की ताकत आप जुटाना। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है। लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। वाह, बढ़िया। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर, कविता के पारखी लोगों, कविता का तमीज देखना। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। वाह। यही कारण है
हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है, दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। हाँ हाँ, हम हरकतों से भले ही लंगूर लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और सिकंदराऊ के लोगों, 4 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ता हूं, मुझे विदा देना, मेरा स्थान मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ? जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ? हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ? मजलूम को तो टांगाए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? क्या बात है। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? धन्यवाद।